तो ऐसे शुरुआत जो हुई 1993 में, मेरे पापा थोड़ा बहुत हाईली एम्बिशियस पर्सन थे। तो वो चाहते थे कि हर मेरे बेटे और बच्चे जो है ना बहुत हाइट में पहुँचे। तो उन्होंने मुझे यहाँ दिल्ली ले आए। तो हालांकि एडमिशन करा दिए। एडमिशन करने के 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, जैसे 4-5 महीना गुजरा तो मुझे पता चला कि उस कॉलेज में कोई दम नहीं था। वो एक्चुअली प्राइवेट था। एंड उसके बाद उसका कोई सर्टिफाइड वो नहीं थे, आईसीटी सर्टिफाइड नहीं थे। जब हम लोगों को पता चला कि नहीं आईसीटी अप्रूव नहीं है, तो हम लोग सारे दुखी हो गए थे। पर्टिकुलर मैं बड़ा दुखी हो गया था। सारे लोग दूर से आए थे, मैं भी पहली बार घर छोड़ के आया था 1800 किलोमीटर दूर से। तो कुछ बनने के लिए तो आया था। और पापा ने इतना एम्बिशियस थे कि हाँ घर में कोई कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करे। 17-18 साल लड़के को जब झटका लगता है कि अपना कैरियर के शुरुआत में, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन, डिमोरलाइज हो जाता है कि यार क्या हो रहा है। तो आप सोच नहीं सकते, मैं घर से मुझे निकलना अच्छा नहीं लगता था, या किसी फ्रेंड्स के साथ भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन जैसा। हाँ सर, वो था। सो पापा मम्मी भी मुझे देख रहे थे, पापा मुझे भी समझा रहे थे कि नहीं ये दुनिया यहीं पे ख़त्म नहीं है, और भी सारी चीज़ें, तू यहाँ पे भी कोर्स कर, कुछ कर, वो कर। मगर मेरा मन में यही था कि जिस शहर से मैं वापस आया हूँ, उस शहर को मुझे एक बार फिर दोबारा जाना है, और इस बार मुझे शहर को जीत के आना है या सक्सेस होके आना है। फिर ऐसे ऐसे टाइम गुजरता गया। फिर मगर मेरा मन में यही था कि जिस शहर से मैं वापस आया हूँ, उस शहर को मुझे एक बार फिर दोबारा जाना है, और इस बार मुझे शहर को जीत के आना है या सक्सेस होके आना है। सो मैं मन में ये ठान लिया था, मगर मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मेरे बड़े भाई साहब जो है, सो वो एमबीए है। तो वो दिल्ली में जॉब करके भी गए थे, हर जगह थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तू दिल्ली जाना चाहता ना, तू जा, वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स है, तू जाके शॉर्ट टर्म कोर्स में एडमिशन कर। पर्टिकुलरली उन्होंने एक कोर्स का नाम बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ पे उस टाइम बहुत ऐसे कॉलेजेस थे कि वहाँ पे जाके तू एडमिशन कर सकता था। तो फाइनली अगेन मैं 99 में फिर दिल्ली वापस आया। आने के बाद फिर वही एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिसर्च, वहाँ पे आके मैंने एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने एडमिशन करा दिया। जो इंस्टीट्यूट ने मुझे एक जगह प्लेसमेंट में भेजा। हम उस बैच में टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, और 35 स्टूडेंट्स में और उस टाइम में आपको एक बात बोलूँ, मेरा जो बैकग्राउंड, मैं सीबीएसई स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता था। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि आज से 30 साल पहले हम सब उसी उड़िया मीडियम में पढ़ के आते, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है हमारे बस। तो मुझे यहाँ पे आके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती थी, इंग्लिश स्पीकिंग, बट ग्रामेटिकल वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट स्पीकिंग कैपेसिटी इज लेस, कम्युनिकेशन स्किल लेस होता था। और तो मुझे, मगर मुझे उसमें अपने आप को, जब दिल्ली आया इसी 1.5 साल के अंदर, मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव करा। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाया, बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स घंटों घंटों बैठ के देखता था, और जितना हो सकता है मेरे को इसको कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे इस बार अपने आप में करके आया था, मैं इस बार सक्सेस होऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा अपने सक्सेस के लिए, अच्छे पॉजिटिव हुआ है मैं। तो मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, भगवान मेरे साथ साथ चलते गए। मगर कोई भी दिक्कत आती तो वो सॉल्व करते गए। सो फिर मैंने एडमिशन करा। तो फिर 30 आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो हमें पहले 2-3 कंपनी में भेजा गया इंटरव्यूज़ के लिए। तो 2-3 कंपनियां फेल्योर हुए। तो फिर एक 4th कंपनी में हमें भेजा गया। हम 4 लोग गए थे। जो मेरे 3 स्टूडेंट्स मेरे साथी गए थे, दे ऑल आर फ्रॉम सीबीएसई स्टैंडर्ड्स, एंड दे कैन स्पीक मच बेटर इंग्लिश देन मी, मच बेटर देन कम्युनिकेशन देन मी। बट दैट कंपनी, they had selected me because due to my knowledge, Okay. due to my presentation. अच्छा.
सो उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा। तो जब मैंने सिलेक्ट करा, मुझे याद है वो जो है मैं दे हैव ऑफर्ड मी ए सैलरी ऑफ 2200 ओनली। अच्छा, 2200 रुपये में मुझे उन्होंने करा। मैंने बोला 2200 दे या 220 रुपया दे, मुझे तो ज्वाइन करना है। स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। आपको एक्सपोजर से मतलब था, आपको पैसे से मतलब नहीं। कब सीखना चाहते थे? सीखना चाहते। आज भी मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। और पैसा अपने आप ही आ जाता है। पैसे अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप आएगा। क्योंकि जब आप किसी अच्छे चीज़ से घर से निकलते हो या पॉजिटिव माइंडेड होकर निकलते हो, ऑनेस्ट होकर निकलते हो, तो आपको साथ देने वाला कोई है, और वो है भगवान, ईश्वर। ईश्वर जो है साथ आपका देता है, क्योंकि वो साथ साथ आपका चलता रहता है। कोई भी रास्ता, कोई भी बैरियर्स आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ वो है। वो मैंने खुद ही महसूस किया है, एक्सपीरियंस से रहा है मेरा। मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ मैं। तो फिर मैंने वहाँ पे कैरियर शुरू करा। जब कैरियर शुरू करा तो फिर कैरियर आगे बढ़ता गया। एंड मुझे याद है कि मैं शुरू में अपने आप को बहुत मतलब जैसे जब मैं सोचता, मैं मैनेजमेंट से आया हूँ, मैनेजमेंट पढ़ के आया हूँ, तो मैं हमेशा अपना टाई सूट फूट पहन के जाता था, जितना हो सकता है मैं जाता था। तो थर्ड और फोर्थ डे में मैं ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना काम थोड़ा बहुत करता था जो दिया है था मुझे। तो मेरे बॉस जो है मिस्टर नलिन सचदेव, वो आए। वो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो आए, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर आई एम डूइंग। नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो यार, आओ मेरे साथ। तो उन्होंने लिए, तो कुछ ऐसे सामान पड़ा था, बोले कि इसका क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी चेक करो। तो ऐसे सामान ढेर लगा था, और वहाँ पे ना कुर्सी था, कुछ था, एक ज़मीन था। तो बोले कि क्वालिटी चेक करो। और मेरा वहाँ पे एक ईगो हट हुआ कि यार मैं पढ़ के आया हूँ और ये क्या मुझे लेबर वाला काम दे रहे हैं। सो मगर मैं अपने आप को वहाँ उस टाइम अपने जो अंदर का जो ईगो को थोड़ा ठंडा करने दिया कि तुम ठंडा हो जाओ पहले, अब देखते हैं क्या होता है। ठंडा होने के बाद मैंने देखा शायद इसमें कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे फिर नीचे बैठ के सारा क्यूसी करा। मैंने वहाँ नहीं देखा कि मेरा एजुकेशन क्या है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या हूँ, नहीं देखा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे क्यूसी करना है, अगर सर ने बोले हैं तो मैं क्यूसी करूँगा। तो मैं वहाँ नीचे बैठ के क्यूसी करा। क्यूसी करने के 15-20 क्यूसी करने के बाद फिर मुझे नलिन सचदेव ने दोबारा बुला लिए थे। तो वो मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे देखना चाहता था, तू करता या नहीं करता। आपका टेस्ट ले रहे थे? टेस्ट ले रहे थे। तो मैं उस टेस्ट में पास हो गया था। तो जब आप किसी टेस्ट में पास होते हो ना, एक कॉन्फिडेंट लेवल ऊपर चला जाता है कि हाँ, मैं इसमें चाहे कितना छोटा काम हो, चाहे कितना बड़ा काम हो, आप उसमें सक्सेस मिलता है ना, बहुत अच्छा आपको एक इंस्पिरेशन अंदर से मिलता है कि मैं सक्सेस हुआ। सो ऐसा रहा कि मैं इस तरह का मैं अपना शुरू करा। पर उस दौरान आपने ये भी बताया, क्योंकि आप लोग बिल्कुल यंग थे और आप लोग बोले कि पैसा कमाना और सारा जो है उड़ा देना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक्चुअली क्या है कि कटवरे सराई करके एक जगह है। हाँ, कटवरे सराई। हाँ, तो वहाँ पे हम 5-7 फ्रेंड्स इकट्ठे रहते थे। एंड उसमें से 2 आर्किटेक्ट थे, एक फैशन डिजाइनर था, एक कोरियोग्राफर था, 2-3 आईटी वाले थे, और उसके साथ साथ उसी एरिया में और भी लोग फ्रेंड्स जो थे। हमारे एक बड़ा सर्कल था, 20-25 लोगों का सर्कल था। तो उस टाइम तो पैसे जब आता था तो यंग्स थे और हमेशा दिमाग में मज़ा करने की होता था, तो टाइम भी नहीं मिलता था। तो सैटरडे नाइट क्या करते थे, हम लोग निकल जाते थे गुड़गांव और दिल्ली के बीच में के चिनार ढाबा। तो वहाँ बैठ के खाना पीना करके एकदम जो भी एंजॉय करना है वहाँ करके, फिर रात को 4 बजे हम आते थे साकेत पीवीआर सिनेमा के पास। वहाँ पे हमारे 2-3 फ्रेंड्स जॉब करते थे, तो वहाँ पे आते थे हम कॉफ़ी पीने के लिए। वहाँ चिनार में बैठे, खाना पीना खाए। और वो उस टाइम क्या है कि उस टाइम जस्ट शुरू में कॉल सेंटर का बड़ा क्रेज था। तो कॉल सेंटर्स के बहुत सारे लड़कियां और लड़के सब आते थे, तो हम भी यहाँ से जाते थे। तो बहुत सारे एकदम क्राउड भर जाता था कि अलग टाइप के एटमॉस्फेयर बन जाता था। तो उस एटमॉस्फेयर में बैठे बैठे बातचीत करते करते कभी ये खाना मंगाओ, कभी वो खाना मंगाओ, कभी फ्रेंड्स का चॉइस से, उस फ्रेंड का चॉइस से खाना मंगाते फिर टाइम हो जाता था। हंसी मजाक करते करते कभी कब टाइम निकल जाता था वो पता नहीं। तो जो भी हम पैसे कमाते, हम 7-8 जो फ्रेंड्स थे कटवरे सराई में, जो भी हम हाँ, उसमें से 2 डॉक्टर्स भी थे। अच्छा। उसमें 2 डॉक्टर्स भी, यंग डॉक्टर्स, जस्ट पास आउट डॉक्टर्स थे। एक उस टाइम यहाँ पे
मूलचांद में जॉब करता था, एक मैक्स में जॉब ज्वाइन करा था। अच्छा। तो हम सब एक साथ रहते थे, बट डिफरेंट प्रोफेशंस के जो बंदे थे। ज्यादातर माइग्रेटर्स थे, बहुत दिल्ली से बाहर से ज्यादा। मैक्सिमम हम मेरे उड़ीसा के थे, अच्छा। मैक्सिमम उड़ीसा से थे। बट द पॉजिटिव पार्ट, हमने जितना भी मस्ती करा, जो भी करा, पैसे ओनली ड्रेस मटेरियल्स में, खाना पीना में वो खर्च करते थे। तो मगर एक बात रहा कि हमारी जो रूम था वो एक पॉजिटिव वाइब था, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वाइब था। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो 6 7 8 जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब हमेशा वो मेरे ऊपर विश्वास रखते थे कि नहीं, ये जो कहता है ये सही कहता है। और आज भी मैं कुछ बात करता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो वो लोग मेरी बात मानते हैं कि नहीं, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। और आज अगर मेरा सक्सेस जो हुआ है, तो उस कटोरे सराय के उस रूम से ही निकला है। अच्छा। उस 7 8 फ्रेंड या 25 30 फ्रेंड जो सर्कल थे, उन लोगों के कहीं ना कहीं मेरे पीछे इतना बड़ा सपोर्ट रहा है। कुछ पैसे की कोई सपोर्ट नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे कहते हैं ना, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ है, इस तरह का वो उनका मेरे को सपोर्ट होता था कि मैं कुछ शेयर करता था, कुछ बात कर। हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे हमारे, उनके पास काफ़ी नॉलेज था, हर फ्रेंड्स के पास हर उनके फील्ड में नॉलेज था। वो लोग मुझे अपना नॉलेज शेयर करते थे, मैं उनको ग्रास्प करता था कि हाँ, ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह का मैं अपना जर्नी धीरे 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 आगे बढ़ता गया। जी जी। तो आपके ख्याल में फिर वो आप कि मुझे बिजनेस करना है या अपना काम करना है, तो नौकरी से बिजनेस की तरफ कैसे आया? जी, शुरू से एक्चुअली मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। हाँ जी। तो जब मैं उड़ीसा बैक कर गया था, हम्म। यहाँ से दिल्ली में मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और बैक कर गया, यहाँ पे फेल्योर हुआ, जो भी कॉलेज में जो हुआ, तो बैक कर गया। बैक करने के बाद मेरे पापा को कैंसर हुआ। तो वो एक वजह था कि मैं घर में ज़्यादा देर तक रहा। उसके बाद और एक वजह था, मेरे से बड़े एक सिस्टर थे जिनकी शादी भी करना था। सो तो ये जो सिचुएशन देख के पापा पूरा पूरा मतलब ज़िंदगी से पूरा मुँह मोड़ लिए थे। खाली ज़िंदगी जी रहे थे वो। मतलब हमारी काम था उनको खुशी रखना है, मगर कितने भी कोशिश करो खुशी में रह नहीं देते। पापा क्या करते थे, हमारे एक बरामदा था, बरामदे में पापा सोते थे शाम को टाइम। और मेरा काम हमेशा क्या होता था, पापा बोले या ना बोले, मैं सरसों का तेल लाके पापा का पैर में लगा के उनको पैर दबाता था और उनके साथ ढेरों बातें करता था। तो मैं पापा को वहीं पे बोला, पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं बिजनेस करूँगा। तो पापा मुझे कहते थे कि नहीं, बिल्कुल तेरे अंदर वो क्वालिटी है और तू कर सकता है। और मेरे पापा जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते थे, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में जॉब, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। तो उन्होंने काफ़ी सारा आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करते थे कि ये कर ले, वो कर ले, ये हो सकता है, इसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, इसमें तुझे गवर्नमेंट लैंड दे देगा। तो मेरे जो सपने हैं ना, वहीं से शुरू हुआ और बहुत बड़ा सपना शुरू हो गया था। गर्मी का दिन था, ओडिशा में बहुत गर्मी होता है। वही बार पापा जहाँ सोते थे वही पापा सुला के मुझे क्या कर रहे थे ना, वो जो होता है ना बांस का जो होता है हाँ, पंखे, पंखा जो। तो उसमें वो मुझे वैसे हवा दे रहे थे और मैं बेहोश कर। उस टाइम एक हमारे मामा जी थे, वो पास में रहते थे, वो आए थे। तो पापा वो ऐसे कुर्सी में बैठे थे, पापा बरामदा में बैठे थे। तो दोनों के बीच बात चल रहा था। तो पापा वो बोल रहे थे, इसको मामा ने पूछा इसको कब से फीवर ना, 3 दिन हो गया है और 3 दिन में इसका हालत बहुत बुरा हो रहा है, बेहोशी की तरह हो रहा है, डॉक्टर मेडिसिन खा रहा है। तो फिर बातचीत चलते पापा बोले कि देखो ये वाला बेटा मेरा जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है और ये देखना आगे जाके बिजनेस करेगा और बहुत अच्छे बिजनेस करेगा। इसके अंदर जो है क्वालिटी जो है उस तरह का है, ये जॉब नहीं कर पाएगा। तो वो जो इंस्पिरेशंस मैं सो के सुन रहा था, हालांकि मैं बेहोशी का हालात में था, मेरे अंदर अंदर से एक परमात्मा जाग उठा कि मेरे पापा मेरे ऊपर इतना बिलीव कर रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन हमेशा मैं साथ लेके आया। और आज जो कंपनी, मेरा कंपनी का नाम जो डी जेना कंपनी आप देख रहे हो, तो डी जेना कंपनी इज बिलोंग्स टू माय फादर्स नेम। माय फादर्स नेम इज डी देवेंद्र कुमार जेना, सो ओके। फर्स्ट नेम इज अच्छा। डी। सो मैं इस कंपनी को, हाँ, जब मैंने कंपनी शुरू करा मेरे पापा हमें छोड़ के जा चुके थे 2001 में, पापा हमें छोड़ के चले गए। मगर मैंने 2006 में शुरू करा, मगर मेरे अंदर वही पापा का वो था, तो मेरे पापा का नाम से इस कंपनी को मैंने शुरू करा। और आज तक ये कंपनी सक्सेस के रेट में जा रहा है। और हम अभी जर्मनी जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेड फेयर के
बहुत ही मतलब टॉप एंड रिनाउंड ट्रेड फेयर अम्बियंते होता है, जैसे फ्रैंकफर्ट अम्बियंते, वो पिछले 60-70 ईयर से जर्मनी में हो रहा है। एंड फर्स्ट टाइम मेरे कंपनी और मैं हम वहाँ पे जा रहे हैं डिजेना कंपनी को लेके। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल अब यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू करता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए आपके पास चैलेंजेस बहुत थे, व्यापार में भी चैलेंजेस आते मैं हैं। आपको एक छोटा सा शायद यंगस्टर्स को ये भी अच्छा लगेगा। जब मैं कंपनी डिसाइड करा कि मैं कंपनी शुरू करूँगा, तो 2006 में मैंने कंपनी 2006 अगस्त में मैंने कंपनी शुरू करा, मगर मैंने 2000 जुलाई नहीं मार्च अप्रैल में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। लास्ट जॉब जो था मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। तो मैंने अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको अप्रोच करा। तो एक कस्टमर जो है नेदरलैंड्स के थे और ही इज NRA। सो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैं तुझे कमिट करता हूँ, आई विल गिव यू द ऑर्डर, बट द थिंग इज आई विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एडवांस टू यू, बट यू कैन गेट ऑर्डर फ्रॉम मी। सो मैंने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, देखते हैं। और मुझे ये पता नहीं था उन्होंने ऑर्डर इतना बड़ा दे देंगे। उन्हें राउंड अबाउट उस टाइम तो 2006 में मुझे ऑर्डर उन्होंने दिए थे 25 to 26 लाख का ऑर्डर दिए थे। लैक्स? हाँ, लाख्स में 25 to 26 लाख का ऑर्डर दिए थे। उस टाइम डॉलर वैल्यू था 45 रुपीज़ $1। एंड मुझे आज तक मिला था ऑर्डर था लगभग 48,000 US डॉलर की ऑर्डर था। 48,000 US डॉलर की ऑर्डर था। दैट इज विद इन 2 months ऑफ योर स्टार्ट? यस। सो मैं ऑर्डर तो मुझे मिल गया, कस्टमर ने बोल दिया, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मगर यहाँ पे काम आता है आपका एक्सपीरियंस। यंगस्टर्स आप ये सुन लीजिए, आप जो आजकल बोल रहे हैं कि बिजनेस करना आसान है, बिजनेस करना तब आसान होता है जब पीछे से आप एक्सपीरियंस लेके आओगे, पीछे से आप मार्केट्स का एक्सपोजर लेके आओगे, तब जाके आप सक्सेस मिलेगा। लोग आपको जानना, पहले आप अपने आप को ऐसे करो कि लोग आपको जाने, सप्लायर जाने, चेन्स जाने, फाइनेंसर जाने, तब जाके आप बिजनेस सक्सेस हो पाओगे। सो मेरे साथ वही हुआ। मैं सक्सेस किस लिए हुआ ना, मेरे साथ मैं जो 7 साल 6 साल जो जॉब करा, नौकरी करा, उसमें से मुझे बहुत सारे लोग जान गए थे कि मैं क्या हूँ, मेरा कैपेबिलिटी क्या है, मैं कितना स्ट्रांग हूँ और मेरा नेचर क्या है, बहुत सारे लोग जानते थे। सो तो मैंने जब ऑर्डर मेरे हाथ में आया तो मैंने अपने सप्लायर जो थे, फ्रेंड्स वगैरह सप्लायर जो थे, उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ऑर्डर आया है तो कैसे करें। तो सारे सप्लायर, चाहे वो फैब्रिक सप्लायर हो, चाहे वो अपने वुडन काम करने वाले सप्लायर हो, चाहे बीड्स के काम करने वाले सप्लायर हो, सारे लोग बोले कि डोंट वरी सर, हम आपके साथ हैं, आप आगे काम बढ़ाइए, हमसे जितना हेल्प कर पाएंगे हम आपको करेंगे, हम आपका माल बना लेंगे, आप हमें 60-70 डेज के बाद हमें पेमेंट कर देना, इतना बिलीव हम आपको करते हैं, हम आपको जानते हैं सर, आप हमारी पेमेंट के लिए कंपनियों में फाइट कर देते थे, आप हमारी पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। तो जब इतना सपोर्ट मुझे मिला, फिर भी इस कंपनी को ऑर्डर को एग्जीक्यूशन करने के लिए उस टाइम 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए था। तो फिर मैंने मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। मेरे पास शायद एक रिलायंस का वो लिया था मैंने, शेयर्स लिया था, वो शायद 35,000 था और मेरे सैलरी कुछ 25-30 हज़ार रुपया वो था, इतना ही अमाउंट्स था। तो फिर मैं आई मेड ए कॉल टू मदर। तो क्यों, मेरे भाई वगैरह जो थे सब तो जॉब करते थे, मगर इतना कमा नहीं रहे थे कि मुझे कुछ दे वो, मुझे हेल्प कर सके, मोटे मतलब जो अमाउंट्स चाहिए मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे मदर को फ़ोन करा तो मदर ने बोली, बेटा मैं तुझे 1 लाख रुपया तक दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मैं इतना दे सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने अपने जो रूममेट्स थे, फ्रेंड्स, उनको भी मैंने बोला, मैं जानता हूँ कि वो लोग भी सब खाना पीना खा के उड़ा देते हैं, फिर भी मैंने उनके साथ ट्राई करा। तो सारे लोगों ने मतलब अपने आप को वो फील कर रहे थे कि हम जब इसकी ज़रूरत है हम इसको हेल्प नहीं कर पा रहे थे। मगर मैंने उनको सब समझाया कि इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आपके पास होता आप मुझे देते ज़रूर, ये मेरा अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके पास होता आप मुझे ज़रूर देते, पर आपके पास नहीं, आप कहाँ से दोगे। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर आप क्या कि काम तो शुरू करना है। थोड़ा सा डिप्रेशन आने लगा मुझे। जब मुझे डिप्रेशन, आज भी डेट में मुझे कभी डिप्रेशन, कभी हरासमेंट हो, मैं हरास फील करता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, आधा पौना घंटा के लिए सो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, सो मैं
उस टाइम पे मुझे जब पैसे की हो रहा था तो मैं क्या कर रहा ना, अपने रूम में सो गया। सोने के बाद फिर मुझे आधा 45 मिनट सोया, फिर अचानक मुझे बोला कि मुझे थोड़ा घूमना जाना चाहिए। तो अपना बाइक था, बाइक लेके मैं कन्नॉट प्लेस चला गया। तो कन्नॉट प्लेस जाने के वहाँ गया तो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, आपने देखा होगा, जो राजीव गांधी हाँ, हॉल हुआ हाँ, है, कॉफी होम जो है, कॉफ़ी हाँ, होम है। तो वहाँ पे कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद फिर मुझे दिखा कि अपोजिट साइड में प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, तो मैंने बोला कि चलो वहाँ चलते, भगवान से बातें करते तो मैं वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर गया। तो हनुमान जी का मंदिर दर्शन करा, प्रसाद लिया, और फिर जब बाहर आया, आने के बाद मुझे दिखा कि वहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। आप भी देखे होंगे, अगर हाँ, जो भी कोई हनुमान मंदिर गया कॉर्नर प्लेस में, उसने देखा भी होगा वहाँ पे। तो प्राचीन शिव मंदिर में जब गया, एंट्री करा, तो दर्शन करा, तो जैसे एंट्री करोगे ना, वहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे नवग्रह का मूर्ति रखा हुआ है, उसमें कई चीज आस्तिक भी रखा हुआ है मूर्ति के हिसाब से। तो मैं पहले गणेश जी से अंदर जाके, गणेश जी का मूर्ति है तो वहाँ दर्शन कर आया, फिर नवग्रह से पूजा कर रहा था, मैंने भगवान को प्रार्थना कर रहा था ऐसे करके। तो जैसे मैं प्रार्थना करके आंख खोला, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था, आंख खोला तो जो आस्तिक थे ना, वो मूर्ति जो था, उसके ऊपर से एक फूल नीचे गिर गया। जब मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने फूल गिर गया, तो मैं मतलब अब मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे भगवान मेरे साथ है। क्योंकि आज आज हिंदू में ये बहुत बड़ी बात होती है कि भगवान के एक वो फूल आपके लिए नीचे गिरता है, इसका मतलब बहुत शुभ होता है ये। सो मैंने उस टाइम में मेरे को एज भी वही थी कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा, तो मैं सोचा नहीं अब कोई नहीं है। मैं हवा में पूरा गाड़ी चला के घर आ गया। जब आया, फिर घर आने के बाद मेरे पूरा पूरा कॉन्फिडेंट था कि अब कंपनी में करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर पैसे भी चाहिए, वो पैसे तो हैं। तो फिर मेरे को फिर याद आ गया, मेरा एक फ्रेंड है, आज से 25 साल 30 साल का फ्रेंडशिप हो गया, मनीष कौशिक। सो हम दोनों ने सेम कंपनी से कैरियर शुरू करे थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आज की डेट में बहुत क्लोज भाई जैसा है। सो मैंने उसको फ़ोन करा कि मनीष, मैं ऐसे कंपनी शुरू कर चुका हूँ। तो फिर बोला, यार कभी कंपनी शुरू करा तूने, मुझे अभी तो बताया नहीं। तो मैंने बोला, यार अभी 2 महीने के अंदर हो गया, और मेरे को पैसे चाहिए कुछ ऐसे। बोला, तू एक काम कर, तू आज शाम को गुड़गांव आ। वो गुड़गांव में जॉब करता था। तो मैं शाम को ठीक 6 बजे गुड़गांव सहारा मॉल में पहुंच गए। तो वो 6:30 बजे अपने ऑफिस से आया, हम दोनों मिले वहीं पे एक कैफ़े में बैठे। तो कैफ़े में बैठने के बाद फिर मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसा है, मुझे कुछ फाइनेंस तो है, मगर इतनी बड़ी ऑर्डर 25-26 लाख की ऑर्डर, मेरे पास पैसे नहीं है, ना कहीं से अरेंज हो पा रहे हैं, ना कोई बैंक मुझे देने के लिए तैयार है। सो क्या करूं? उसने बोला कि भाई मैं तुझे 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, और 1 लाख रुपया मैं अपने फ्रेंड से तुझे अरेंज करा सकता हूँ, और हो सकता है और भी अरेंज करा दूंगा। मैंने बोला फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया ना, वो बोल रहा है। फिर बोला कि भाई मेरा एक थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, शर्त नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला, हाँ बता ना यार, ऐसे क्या बात कर रहा है ना। देख भाई, एक्चुअली मेरे जो छोटे भाई है ना, वो आज की डेट में कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मगर ही इज़ वेरी नाइस फेलो, और बहुत मेहनती है, मगर थोड़ा उसको भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि होता है ना, घर में रहने के बाद हमेशा इधर घुमा उधर घुमा वही होता है, और घर का छोटा बेटा भी वो था। तो तू अपने पास उसको रख, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि तू उसको रास्ता दिखा देगा कि तू आगे जाके करेगा। मतलब ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे छोटे भाई, मेरा छोटा भाई नहीं, हम दो। तो फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है, तू कल से उसको भेज दे। तो मनीष ने जो है मुझे 2 लाख रुपीज़ अरेंज करके दिया था। उसके बाद मेरा शेयर के पैसे थे, मम्मी से कुछ अरेंजमेंट करते, ऐसे ऐसे करके हमने कंपनी उसको एग्जीक्यूट कर लिए, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर ले। और मुझे याद है, उस ऑर्डर में मैं राउंड अबाउट 4 to 5 लाख सामने जो है उस अर्निंग करे थे। और उसके बाद काम शुरू हुआ, और मैं जैसे ही हुआ तो मैं बाइक में जाता था। एक छोटा सा ऑफिस था, मेरा एक फ्रेंड है अभी कनाडा में है, विकास, वो एक्सपोर्टर बन चुका था। तो उसने सेक्टर 6 में नोएडा में उसने अपना ऑफिस बनाया था। तो मैंने उसको बोला, यार मैं कहाँ जाऊँ, तेरे ऑफिस में बैठूंगा। तो बोला, अरे कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं जाके बैठ गया ऑफिस में। तो वहीं पे सप्लायर्स आते थे मिलने के लिए। तो सप्लायर्स सारे उस टाइम जो है, उस टाइम इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बूम था। मतलब एक एक सप्लायर्स जो है, मतलब उनका टर्नओवर जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का वो काम कर देते थे। मतलब एक्सपोर्टर्स का काम करते थे, बाहर का जॉब वर्क करते थे। सो
वो सब कार लेके आते थे और मैं एक्सपोर्टर होकर बाइक लेके आता था। तो मैंने बोला नहीं, हमें गाड़ी खरीदना चाहिए। तो एक्चुअली क्या किया कि होता है ना एंग्जाइटी, तो मैंने एक सेकेंड हैंड एस्टीम मैंने खरीदा। और वो भी मेरा एक फ्रेंड थे, वो बहुत वो थे, चलो स्टोरी कभी बताऊंगा। तो उनसे खरीदा और हमें एस्टीम में फिर हमने शुरू करा और ऐसे ऐसे करके फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने ज़िंदगी में हमेशा ऑनेस्टी से काम कराए और लोगों के साथ मिल के काम कराए। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारी कंट्री बहुत अच्छा है, रूल रेगुलेशंस के मुताबिक हमारी कंट्री बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स है, बट उसको इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है, जिसके तहत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली आप किसी चीज़ में जाओगे, आपको इतना डॉक्यूमेंटेशंस और इतना क्वेश्चंस, चाहे आप बैंक चले जाओ, चाहे सरकारी तंत्र चले जाओ, हर जगह आपको ये मिलेगा। और उसके लिए आपको क्या है कि आपको उतना ही स्ट्रांग अंदर से बनाना पड़ेगा कि मैं इनको झेल पाऊँ, उनको झेल पाऊँ, क्योंकि आपको इतना डिमोरलाइज कर देंगे हर बंदा, क्योंकि आपको लगेगा मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन कुछ नहीं है ना, मैं कुछ नहीं हूँ। सो उस काम में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं इस काम को मैं कैसे करूँ, मगर काम होगा, थोड़ा सा इंतजार करना, मतलब उसके लिए डिमोरलाइज ना हो, अपने विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखे। अच्छा, मतलब इसने आपने एक इंडिया के जो बिजनेस का जो एक वो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल होती है सर। यहाँ पे बिजनेसमैन को कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, बिजनेसमैन को, पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेसमैन को कोई सपोर्ट नहीं है। आप एक क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने जाओ या कोई व्हीकल लोन करने जाओ एज ए बिजनेसमैन, आपको उस टाइम इतना बुरा लगता है कि सर हम बिजनेसमैन को रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज़्यादा चार्ज करेंगे। मैं बोला किस लिए ना सर, बिजनेस आज है कल नहीं है, मगर जॉब वाले तो है। मैंने जॉब आज भी नहीं तो कल तो नहीं है। कई लोग हाई पेड सैलरी वालों को उनको भी निकाल देते हैं, तो बैंक वाले कुछ बोल नहीं पाते, मगर एक प्रोटोकॉल शुरू से करते आ रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। और हमेशा सामने वाला बिजनेसमैन को वो दिला से ये बोलने मतलब करते हैं कि तू बिजनेस कर रहा है, मतलब तू कुछ नहीं है। ये बड़ी बात आपने कही। आपके यहाँ ही जॉब करने वाले को हो जाएगा मेरे यहाँ पे जॉब करने वाले को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वो अपना सैलरी स्लिप दिखाएगा, मैं अपना फाइनेंशियल दिखाने के बाद मुझे भी 50 लाख लोन नहीं मिलेगा, 25 लाख लोन नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी, जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% होगा तो मुझे 16% चार्ज किया जाएगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। ये कहीं काफ़ी हद तक ठीक भी है। इंडिया में जो बिजनेस करते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ मैं सारा घर ले जाऊँ। मेरे पीछे जो मेहनत कर रहा है, जो बंदा मेहनत कर रहा है या मेरे लिए कितना मेहनत करे, उसके बारे में वो सोचता नहीं है। अच्छा, वाकई में यहाँ पे ऐसा ही होता है। और पर्टिकुलरली हमारी स्मॉल बिजनेस सेक्टर में काफ़ी है। लोग एम्प्लॉय के लिए सोचते नहीं है कि उनको पहले एम्प्लॉय को आज ए फैमिली मेम्बर सोचना चाहिए कि मेरा स्टाफ जो है मेरा फैमिली मेम्बर है, उसका सुख दुख और उसका प्रॉब्लम के साथ मैं खड़ा रहूँ, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनल हो। उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको पूछो कभी भी कि तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। सपोज कोई बंदा हमारे यहाँ पे काम करते हैं, कभी कभी मायूस हो जाते हैं, मैं पूछता हूँ उनको कि क्या प्रॉब्लम है बेटा तेरे को, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। तो पूछना चाहिए, उनके जितना प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहिए जितना हो सकता है। मगर हमारे यहाँ पे कुछ बिजनेस ऐसे भी है तो कि वो जितना कमा रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं सारा घर का हूँ। ठीक है, कभी कंपनी में एक पंखा भी अगर ख़राब हो जाता है ना, या कोई बैठने वाला नहीं है ना, तो उसको इग्नोर करते हैं कि यार इसमें ना मेरा 700 रुपया खर्चा हो जाएगा, इसमें मेरा 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा, अरे चल रहा है काम ना, चल जाएगा। तो ये एटीट्यूड जो है बिजनेसमैन को जब छोड़ेंगे तब यहाँ पे और भी प्रोडक्टिविटी होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अगर किसी स्टाफ के बारे में सोचूंगा, उसके सुख दुख में खड़ा होऊंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा काम करेगा, वो मेरे लिए ज़्यादा सोचेगा कि देखो मेरे बॉस जो है ना मेरे लिए सोचते हैं। इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देखो ऐसा है कि कोई यहाँ पे तो मैक्सिमम जो MSME है तो सेमी मशीनरी में काम होता है और 100% मशीनरी में काम। एक बंदा अगर सपोज मेरे पास 30 लोग काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं कि 30 लोगों के पास हम कैमरा लेके बैठेंगे।
मगर मुझे पता है कि 30 लोगों में एक बंदा पर डे मेरा 50 पीसेस काम कर सकता है, मगर वो 50 पीस का 60 पीस कर सकता है जब आप उसके साथ खड़े रहोगे। मगर आप आप अगर खड़े नहीं रहोगे 50 का 30 भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, उसको बोलोगे तू नौकरी छोड़ के चला जा। आपको जैसे एम्प्लॉय मिल जाएंगे उस तरह का, उसको भी 10 कंपनी हायर कर लेंगे, तो वो उसका फिक्र नहीं है। मगर हमें फिक्र होना चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी कितना हो, हम कितना उनको ट्रेन कर पा रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़े, कंट्री का रेवेन्यू बढ़े। इसमें गवर्नमेंट की भी काफ़ी है। तो बिना वजह लोगों को कंपनी में रेड मारना, ये मारना, बहुत सारी चीज़ होती है। तो वो चीज़ थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट सोचे इसके बारे में तो बेटर रहेगा, और भी प्रोडक्टिविटी होंगे और कंपनी आगे बढ़ेगी। पर मेजोरिटी तो स्मॉल में ही बिजनेस में। हाँ, तो इसका वजह यह है कि क्योंकि वही मैंने कहा ना कि एक बिजनेसमैन हमेशा सोचता है कि मैं जितना कमाऊँ ना, मैं सारा अपने घर ले जाऊँ। ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करेंगे तो आप अपने एम्प्लॉय को कुछ आप उनका देखिए, ये भी पॉसिबल नहीं कि आप पूरा शेयर किसी के, तो जितना हो सकता है अकॉर्डिंग देयर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग देयर पोस्ट्स, ठीक है। मैं अपने एक बंदे को, सपोज मेरा कोई सुपरवाइजर है या कोई मैनेजर है जो टोटल सपोज 50-60 लाख का काम हैंडल करता है, कि वो बंदे को ऊपर में काम दे रखा है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचूं, उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे जो उसके लिए थोड़ा सोचूं, फिर उसके लिए सोचूं, सबके लिए सोचना पड़ता है। उसी लेवल में सोचेंगे तो सबका धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और कंपनी का प्रोडक्टिविटी आगे होगा और सब खुश रहेंगे। मेरा यही सलाह रहेगा यंगस्टर्स को, बेसिकली जो बिजनेस करना चाहेंगे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। अपने आप को प्रिपेयर का मतलब है किसी कंपनी में जॉब करें, किसी बिजनेस हाउस में जाकर जॉब करें अपने प्रोफेशन में, मगर अपने सपने को हमेशा अपने जेब में रखें कि मैं ये बनूंगा। और उसके लिए आपको उस कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। खाली कंपनी बनाने से नहीं होगा, कंपनी चलाना बहुत बड़ी टफ है, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी। सबका जो पेपर वर्क होता है या जो डे टू डे वर्क होता है वो सबका सेम है, लगभग सेम है। मुझे भी हर महीने 10 तारीख के जीएसटी भरना पड़ता है, बड़ी कंपनी भी 10 तारीख जीएसटी भरना पड़ता है। मुझे भी 7 तारीख के टीडीएस भरना पड़ेगा, बड़ी कंपनी भी 7 तारीख टीडीएस भरते हैं। तो सबके लिए बराबर का रूल है। तो वो सारे नॉलेज आपको उसी कंपनी से मिलेगा जहां आप जॉब करके आओगे। सो ये जो आइटम है कुशन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये मैक्रेमी है, जूट है, वूल है, और ये 100% लिनेंस में है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स एंड टेक्निक्स एंड फिनिशेस हम यूज़ करते हैं और उसको वर्ल्ड मार्केट में लेके जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट देख के बहुत अच्छे मतलब रेस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को डेवलप करना एक बहुत स्किल चाहिए। एग्जैक्टली कोई प्रोडक्ट को इमिडिएटली आप बना नहीं सकते, लेके रखेंगे तो लोग नहीं लेंगे। दैट्स वाई बेसिकली जो कंपनी हमारी जो टेक्सटाइल्स एंड फैशन इंडस्ट्री के जो है, इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी पैसे खर्च होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम 4 प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। आप कहोगे कि मैं इसको बना के रख दूंगा, वो पॉसिबल नहीं, कोई नहीं लेगा। आपको थोड़ा बहुत उसमें काम करना पड़ेगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमने कई काम करा, पहले फैब्रिक लाए, उसके बाद उसको स्टोन वॉश करवाए, उसके बाद ये फ्रिंजेस निकाले, तब जाके प्रोडक्ट की एक लुक आ रही है, तब जाके कस्टमर आपको बोले हाँ दिस इज़ द प्रोडक्ट आई वांट। अगर मैं आऊँगा फिर इस वाले फैब्रिक को लेके सिलाई करके रख दिया तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं लेगा इसको। और क्या कि इंटरनेशनल मार्केट में और ये फैशन इंडस्ट्री में इतना हो चुका है कि आपको नया रोज़ न्यू कलर्स, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्निक उनको चाहिए ही चाहिए। आप कहोगे कि नहीं मैं उसी में ले जाऊंगा, कोई नहीं पूछेगा। तो आपको प्रोडक्ट में ध्यान देना पड़ेगा, मैं प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ। तो ये जैसे कुशन्स है, ये एप्रन्स है, लेडीज एप्रन्स है, और बस ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा हूँ आदित्य जी, बहुत सारी चीजें आप जो दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी लोग चीजें अच्छी चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो आइटम आपने दिखा रहे हैं ये मार्केट में नहीं दिखता, इंडिया की मार्केट नहीं। आजकल हो गए एक्चुअली, कुछ स्टोर्स है आपको इंडिया में, मार्केट के इंडिया में ज़्यादातर लोग थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर ढूंढते हैं। हमारी एक्चुअली हर कंट्री का साइकोलॉजी ऑफ कलर, साइकोलॉजी और कलर चूज और कलर प्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंट होता है। इंडिया के लोग आप देखे होंगे, हमारी जितने भी लेडीज जो है बेसिकली, आज तो चेंज हो चुका है, जैसे साड़ी यहाँ है, साड़ी जो पहनते बेसिकली हमारी जो
ट्रेडिशनल है, वो देखिए कितना हॉट कलर्स होते हैं, बहुत पिंक बर्गंडी अगर होगा भी बहुत स्ट्रॉन्ग कलर होता है। तो मगर तो हम अपने कंट्री के हिसाब से लोग उसी तरह प्रोडक्ट ढूंढते हैं। मगर हाँ, अभी कुछ फैशन चेंज हो चुका है इंडिया में, सारे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड जब आए और लोग बेसिकली सारे लोग एक दूसरे से देख के तो सीखते हैं और एक दूसरे का इंस्पिरेशन भी बन रहे हैं। तो और भी अभी कलर सेंस काफ़ी चेंज हो चुका है, लोग यहाँ पे भी बहुत सूदिंग कलर्स पहनते हैं, लाइट कलर्स पहनते हैं, और आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा भी बहुत सारे, जैसे होम स्टोर्स वगैरह है। यंगस्टर्स जो एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, वो ये आप तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो उनको कुछ आप लास्ट में सजेशन देंगे? नहीं, यंगस्टर एक्सपोर्ट्स में ज़रूर आए। अब वही बात होगी कि पहले आपको सीखना पड़ेगा, एंड आपको खाली होम टेक्सटाइल्स या फैशन इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स की कोई मतलब वो नहीं है, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें भी आप आ सकते हैं। स्पाइसेस में आ सकते हैं, फूड्स में आ सकते हैं। फूड्स में तो इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है, आप बिलीव नहीं करना है, इंडिया फ्रूट्स पे, फूड इंडस्ट्री में इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है इंडिया। और आयुर्वेदिक में, ऑर्गेनिक में इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1। तो पर इंडिया में आपको मालूम है कि प्रोडक्ट क्वालिटीज का थोड़ा सा तो वो कैसे ध्यान नहीं, रखें? आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको उसको लोगों को क्या है कि आपको सिखाना पड़ेगा जो आप जो करना चाहते हैं। बहुत सारे आप देखिए, आप यूट्यूब खोलिए या इंस्टा खोलिए या सोशल मीडिया खोलिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कि कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा था आके हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन कर रहा है, वो मंथली 5 लाख रुपीस कमा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि केवल एक्सपोर्ट की बात नहीं है, बिजनेस में वो दिमाग लगाए कि वो क्या बेहतर कर सकता है और कहाँ मार्केट जा रहा है। जी 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 जी, एग्जैक्टली वही आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले जाइए, कहीं अच्छी तरह से 5-6 साल जॉब करिए और वहाँ से सीखिए, और उसके बाद जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपको कोई हर्डल्स नहीं होगा। एक तो आपको फाइनेंस करने वाला बंदे तैयार हो जाएंगे, एक तो आपको मार्केटिंग पता होगा, एक तो आपको कैसे बेचेंगे उसको पता होगा, कैसे बनाएंगे पता होगा, आप अपना डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत सीख जाओगे कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, तब जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर ऑल ऑफ सडन आके पापा ऐसे 10 लाख रुपया ले आया, 15 लाख में आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टार्टअप, बट दैट इज फेलियर। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रही है। क्यों? इसीलिए दिस इज द रीजन। लोगों को ऊपर का, बच्चों को आजकल ऊपर का दिख रहा है कि मैं उतना कर पाऊंगा, इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर वो इनसाइड नहीं दे तो फेलियर होते हैं। ना जॉब कर पाते, ना बिजनेस कर पाते। करने का कला तो सीखना चाहिए। आपको अगर खाली क्लाइंट आने के बाद, क्लाइंट तो आ जाएंगे, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे जब आपको नॉलेज नहीं होगा? तो बेस्ट है जाइए 4 साल 5 साल 3 साल कहीं जॉब करिए। काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काम इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, जब आप किसी दिशा में चलते हो तो आपके पीछे एक पावर चलता है, और वो पावर है भगवान। वो आस्था बहुत जरूरी, आस्था बहुत जरूरी है। भगवान आपके साथ चलता है, आपको कहीं पे भी गिरने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। अगर आप काम कर रहे हो, घर में सोए हुए बंदे के साथ भगवान नहीं होंगे। मैं तो उड़िया डेफिनेटली, आई एम प्राउड टू बी एन उड़िया। मगर आज की डेट में जो सक्सेस रेट है, मैं चाहता हूँ सबके साथ शेयर करूँ, नॉट ओनली फॉर द उड़िया। मेरे लिए सारे एक है, और सारे इस देश का सारा बच्चा अगर मैं अगर उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ, इंस्पिरेशन दे पाऊँ, तो मेरे लिए तो उड़ीसा, पर्टिकुलरली मैं उड़ीसा के लिए, मेरा हार्ट है, मैं वहाँ का पैदाइशी हूँ। और मेरा आई एम प्राउड टू बी एन उड़िया। मैं जनरल जिस टाइम में मैं बिजनेस सोच रहा था, उस टाइम में जॉब के अलावा और डॉक्टर इंजीनियर के अलावा पेरेंट्स एंड बच्चे कुछ सोच नहीं सकते थे, मगर उस टाइम में अपने दिमाग में बिजनेस भरा था। तो ये मेरे लिए एक पार्शियलिटी होगा कि अगर मैं खाली ओडिया बच्चों को बोलूँ। मेरे लिए सारे बच्चे, सारे जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन हम, मैं सबके लिए कहूँ। हाँ, ऐसे कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत ओडिया में भी ओडिया बच्चों को बोल सकता हूँ। हाँ, कि तम मैंने बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करो, परिश्रम करो, खाइबा पीवा ठीक रख, जंक फूड खाओनी, बापा माँ कथा शुण, आउ गर्वरे ओडिया भाषा को शिख, आउ सक्सेस पाई बहुत परिश्रम कर, आउ सेथिरु तमे माने निजर एम रु केबे हटनी। थैंक यू सर। मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैंने शुरू करा था। मैं उतना ही डाउन टू अर्थ हूँ और उतना ही मैं सोच पा रहा हूँ। मैं तो डेफिनेटली भगवान ने मुझे बहुत अच्छा वाइडली कर चुका है। मैं मेरा कंपनी
फेमस हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, हर जगह मेरा एक्सपोर्ट्स में करता हूँ। एंड एवरीबडी, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारी बने हुए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मगर मैं जहाँ हूँ वहीं मेरे को ना, बेसिकली मैं एक चीज़ हूँ, मैं अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ नहीं सकता। मेरे लिए फ्रेंड सब कुछ है। मेरे लिए मेरा पेरेंट्स जितना है मेरे फ्रेंड सर्कल, और आज की डेट में जो है मेरे वाइफ और मेरा बेटा, वो दोनों मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर, पर्टिकुलर मेरा माई वाइफ, तो वो इतना सपोर्टिव है और इतना मेरे को जिस उम्र में आप दिल्ली आए थे आपने धोखा खाया था, आज आपका बेटा शायद उसी उम्र का है। हालांकि लगता नहीं है आपकी उम्र से कि आपके बेटे जो हैं वो 16 वो कहता है कि पापा मैं बिजनेस संभालूंगा, मैं करूंगा। मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया है तू बिजनेस करेगा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मगर तुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पहले स्टडी, हायर एजुकेशन, देन गो फॉर एनी जॉब, देन कम बैक टू मी कि पापा मैंने ये सीखा है, मैं ये करना चाहूंगा। तुझे फंड्स की जरूरत है, मैं आई विल अरेंज द फंड्स। तेरे को फाइनेंशियल जरूरत है, आई विल अरेंज द फाइनेंशियल। तेरे को कंपनी चाहिए, इतनी मदद करूंगा, इतना मदद करूंगा। मगर तू कहेगा कि मैं घर में बैठ के और 18 साल 20 आपके साथ सीधे आपकी कुर्सी पे जाके बैठूंगा, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो करने नहीं दूंगा। मैं जिस तरह का स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं करने नहीं दूंगा मेरे बेटे को। मैंने स्ट्रिक्टली उसको बोल दिया, कैमरे के सामने भी बोल रहा हूँ उसको, वो भी देखेगा, वो भी बोला, वो कैमरे के सामने भी बोल रहा हूँ मैं उसको, इतना आसानी से ये कुर्सी नहीं मिलेगी। कुर्सी के लिए तुझे मेहनत करना पड़ेगा, तुझे नीचे बैठना पड़ेगा, तुझे धक्के खाना पड़ेगा, तुझे जिंदगी के सारे चीज सीखना पड़ेगा, तब जाकर। क्योंकि देखिए, जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाएगा। उनको मेरे साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कम से कम 50-60 फैमिलीज मेरे साथ इन्वॉल्व है। मेरे कंपनी के साथ वी आर वेरी नॉट वेरी बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी, बट हमारे साथ 50-60 फैमिली जुड़े हुए हैं। हम उनका भी ख्याल रखते हैं कि मैं जितना, मेरा कभी कभी बीच में काम कम हो जाता है। काम जब कम हो जाता है तो मैं ऑब्वियसली ओरिड होते हैं। मैं जितना ओरिड अपने के लिए होता हूँ उतना ओरिड उन लोग के लिए होता है कि अगर कल को पहले उनके लिए वरीड होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि भाई साहब वो कहाँ जाएंगे, सही है, वो कहाँ जाएंगे। सो उनके लिए ओरिड होता हूँ मैं कि काम भगवान इतना काम दे कि वो लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे, मैं उनका सुख दुख बांट सकूँ। तो बेटे को वही जिंदगी में सीखना है, चाहे किसी ट्रेड में बिजनेस करे तो आपके साथ जो काम करने वाला, पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद हमारा ये रहता है कि आजकल के वो यूथ जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको, क्योंकि हमारे देश में जो है, जो आदमी कहीं पहुंच गया वो अपनी सक्सेस को बांटना और सिखाना में भी परहेज करते हैं। तो आपने अपना समय दिया, उनको एक रास्ता बताया, क्योंकि कई बारी नए बिजनेस को आज जिस तरह से ग्लैमर के तौर पे पेश किया जा रहा है तो उनको लगता है कि बस जाना है और सक्सेस हाथ में है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच सर।